देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में आंदोलन हुए, जलियांवाला बाग मस्कर हुआ, उसके बाद गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ और वो अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, उसे गांधी जी ने बाद में वापस ले लिया और फिर स्वराजिस्ट हुए फिर, बट कोई भी बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए, आज़ादी के लिए इम्पैक्ट तो डाला बट आज़ादी दिलाने में कामयाब नहीं रहे, जिसकी वजह से यहाँ का जो यूथ था ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। ठीक है, अब वो क्रांतिकारी बन गया, उसने हथियार उठा लिए। तो अब यहां से जो आगे की जो आज की जो क्लास है वो है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के ऊपर। जो हमारे जो इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो यंग जनरेशन थी, जब उन्होंने हथियार उठाए अपने हाथ में, ठीक है, उन्हें कहा गया क्रांतिकारी, और वो मूवमेंट्स कहलाई रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, क्रांतिकारियों के आंदोलन। तो सबसे पहली चीज ये ऐसी क्या नौबत आई, तो यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल, अशफाक उल्ला खान, ये सारे, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे के सारे लोग एकदम से इतना वो क्यों हो गए, अलग से अपना क्रांतिकारी रुख क्यों अपनाया इन्होंने। तो इसकी वजह यही थी कि इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी कुछ करेंगे, फिर स्वराजिस्ट कुछ करेंगे, बट कोई कुछ नहीं कर पाया बड़े लेवल पर। जो प्रॉपर जो आज़ादी वाला जो ठीक है इम्पैक्ट डाला आपने, लोगों को यूनाइट किया, वो सब ठीक है, लेकिन कोई आज़ादी नहीं दिला पाया। तो जिसकी वजह से इनका गुस्सा अब क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर आने लगा, फूटने लगा। अब क्या है कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन अब हम अपने देश को इस तरीके से क्या है मरते हुए नहीं देख सकते, और हथियार उठा लिए हाथों में। उन्हीं जो इन्होंने आंदोलन किया उन्हीं को कहा गया क्रांतिकारी मूवमेंट्स। द सुप्रेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द कंट्री इन 1922 एंड 1923। तो क्योंकि कुछ बड़ा हुआ नहीं, जिसकी वजह से 1922-23 के बाद से, एंड मैनी यंग मैन हु वर फर्दर डिससेटिस्फाइड विद द गांधी जी लीडरशिप एंड हिज स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल। और वो काफ़ी सारे जो यंग जनरेशन के लोग थे वो गांधी जी की जो लड़ाई करने की जो अहिंसा वाली जो नीति थी उससे डिससेटिस्फाइड थे, जिसकी वजह से क्या है उन्होंने हथियार उठा लिए। और ऐसे करके जब हथियार उठाए तो जो पहली संस्था बनी ना, उस संस्था का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान को रिपब्लिक बनाने वाली एक संस्था। ठीक है, गणतंत्र बनाने के लिए बनी एक संस्था। ठीक है, कुछ लोग है ना इनको उल्टा सीधा बोलते हैं, बट मैं सच बता रहा हूं इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है, ठीक है, इस देश के लिए, जिन्हें अभी हम समझेंगे। तो जब ये HRA बनी, ठीक है, तो सबसे पहली बात अभी मैं बताता हूं कि HRA के बारे में दो बातें आती हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज ए रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, एक क्रांतिकारी संस्था थी ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1924 एट विलेज बोलचंग, ठीक है, इन ईस्ट बंगाल बाय सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ऐसा माना गया कि सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन, ठीक है, एंड प्रतुल गांगुली के द्वारा ये बनाई गई थी। कहां पे, विलेज बलूचंग में, ठीक है, एज एन ऑफ शेट ऑफ अनुशीलन समिति। तो पहले अनुशीलन एक समिति नाम की एक संस्था थी जो ये सब चीजें कर रही थी, उसी संस्था के मेंबर थे और इन्होंने उसी को ही आगे बढ़ाया, ऐसा बोला गया। अब लेकिन सच्चाई ये है कि इसको जो सही रूप दिया ना वो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और बाकी रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, इन सब लोगों ने दिया। ठीक है, तो अब यहीं पर बात आती है कि अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आता है आपके पास के HRA की स्थापना किसने करी, तो वहां पर अगर ऑप्शन में सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, और बाकी चीजें भी हैं जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हैं, तो आप ऐसे रखो जब तक अनुशीलन समिति का कोई लिंक नहीं है, ठीक है, वहां पे बोला हो कि अनुशीलन समिति के रूप में इसका स्थापना हुई थी, तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन जो हैं और प्रतुल गांगुली, इनके द्वारा की गई। बट अगर इन जनरल पूछा जाए तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, क्योंकि वो जो है एक अनुशीलन समिति थी। जो HRA का जो रूप दिया ना वो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। तो यहीं पर ही, और उसका संविधान भी, HRA का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द HRA वाज ड्राफ्टेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल इन 1923 एट इलाहाबाद, ठीक है, विद द ब्लेसिंग ऑफ लाला हरदयाल। तो यहाँ पे HRA किस तरीके से काम करेगी, उसका संविधान राम प्रसाद बिस्मिल ने 1923 में इलाहाबाद में लिखा। और जब ये चीज तैयार हुई, जब लिखा, तो वहीं पर ही उन्होंने बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे ए आसमां अभी से हम क्या बताएं, ठीक है, क्या हमारे दिल में है। और ऐसे करके एक जोश भरते हुए पूरे के पूरे मेंबर्स में और स्थापना करी, ड्राफ्ट तैयार किया कि अब चाहे जान क्यों ना चली जाए, ठीक है, जान हथेली पर लेके देश को आज़ादी दिलाएंगे, और हथियार उठाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब ये जो इंस्पायर्ड थे लाला हरदयाल से। अब लाला हरदयाल कौन है, तो लाला हरदयाल भी एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं, बट इन्होंने 1913 में क्या है, अमेरिका के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक गदर पार्टी बनाई थी।
ठीक है, गदर पार्टी बनाई थी। और इस गदर पार्टी का काम था, इन्होंने अपना जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के तहत अमेरिका के अंदर जितने भी अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के जो लोग थे, अंग्रेज थे, उनकी हत्या करनी, अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करनी शुरू कर दी थी ताकि उसका इंपैक्ट डले यहाँ पर। तो ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी यही चीज़ करी कि हम भी इनसे इंस्पायर होके कि मतलब करीब करीब 10 साल बाद कि हम उनसे इंस्पायर हैं, और लाला हरदयाल जी से, जिन्होंने गदर पार्टी से अंग्रेजों की के मतलब अंग्रेजों अधिकारियों की हत्या अमेरिका में शुरू करी थी, उसी तरीके से हम कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हथियार उठा के अंग्रेजों के खिलाफ उसी तरीके से एक्शन लेंगे। और ऐसे करके ये चीज़ें शुरू हो गई। फिर इन्होंने अलग अलग जगह पे सेंटर बनाए इलाहाबाद में, आगरा में, कानपुर में, बनारस में, लखनऊ में, शाहजहांपुर में और सहारनपुर में, ऐसे करके अलग अलग जगह पे सेंटर बने एचआरए के, जहां से यूथ को जोड़ा जा सके, लोगों को जोड़ा जा सके और अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन किया जा सके। इन्होंने बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बनाई 2 जगह, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में और दियोघर यूपी में। ठीक है, इन्होंने अपनी जो बॉम्ब बनाने की क्या है फैक्ट्री भी बनाई ताकि अंग्रेजों के खिलाफ क्या है हथियार उठाए जा सके। इनके जो लीडर्स थे, जैसे मैंने बताया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहेरी, सचिंद्रनाथ सान्याल, केशव चक्रवर्ती, मुरलीलाल खन्ना, बनवारी लाल, ठीक है, मुकुंदी लाल गुप्ता, ठीक है, ऐसे करके फिर बाद में भगत सिंह और भी बहुत सारे लोग बनेंगे। तो ऐसे करके ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे यहाँ पे इनके। और इन्होंने क्या है, जब सोचा कि अब हमें अपने देश को आज़ादी दिलानी, अंग्रेजों को मुंह की खिलानी है, तो अब उसके लिए इन्हें हथियार चाहिए थे। अब हथियारों के लिए पैसे चाहिए थे, तो पैसे की दिक्कत थी। तो इन्होंने फिर सबने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया और उस घटना को बोला गया काकोरी कॉन्स्पिरेसी या काकोरी रॉबरी केस। 9 अगस्त 1925 को इन्होंने काकोरी ट्रेन, जो काकोरी के पास एक ट्रेन को लूटा जो कि रेलवे का ऑफिशियल कैश लेकर आ रही थी। उसी घटना को बोला गया काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो यहीं पे द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड मैनी रॉबरीज एंड रेड्स इन अटेम्प्ट टू रेज फंड टू एक्वायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो यही जो संस्था है एचआरए, इसने कई जगह पर क्या है रॉबरी करी, चोरियां करी अंग्रेजी खजाने से, और ताकि क्या हो सके हथियार खरीदे जा सके, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। ठीक है, सोच रहे हो कि अपने ही देश में यार, ठीक है, क्या क्या करना पड़ रहा है, अपनी जान हथेली पे लेके, हेड्स ऑफ है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, दे लूटेड 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन। लखनऊ से सहारनपुर के लिए ट्रेन जा रही थी जिसका नाम था 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन। उस पैसेंजर ट्रेन में रेलवे का ऑफिशियल कैश जा रहा था, इसकी खबर इन्हें थी। तो इन्होंने क्या किया कि काकोरी, जो एक लखनऊ के पास एक गांव है, ठीक है, एक जगह है, वहां पे इन्होंने इस ट्रेन को रोका और लूट लिया, ऑफिशियल रेलवे कैश लूट के भाग गए। अब क्या हो गया कि सरकार का अगर एक पैसा भी कोई लूट लेना तो बड़ा गुस्सा आता है, और उस समय ब्रिटिश सरकार थी भाई साहब, उन्होंने एकदम एक्शन में आ गई तुरंत अलग अलग जगह, क्योंकि हमारे ही लोग एक तो बता देते थे कि हाँ वो वहां पर है, वो वहां पर है, और जानकारी देते चंद पैसों के लिए। ठीक है, ये नहीं सोचते थे कि भाई उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो ऐसे करके गवर्नमेंट रिएक्शन वाज क्विक एंड हार्ड, और गवर्नमेंट ने भाई बहुत जल्दी एक्शन लिया, और जितने भी बड़े बड़े जो लीडर्स थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी के अंडर, उन सबको गिरफ्तार कर लिया कुछ ही दिनों के अंदर, और सबको गिरफ्तार कर लिया। फिर उनकी सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद जो 4 हमारे बड़े लीडर्स थे उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहेरी, ये 4 जो लीडर्स थे इन्हें फांसी दे दी गई। बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना दुर्भाग्य वाला वो दिन था कि, और हमारे जो बागी लोग थे वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे यहाँ पर, कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब यहीं पर ही बात आती है कि और एक और बात कि कोई बड़ा आंदोलन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो यहाँ पे फांसी भी एक जगह नहीं दी गई, सबको अलग अलग जगहों में जेलों में डाल के फांसी दी गई। किसी को खुद पता ही नहीं था कि वो कौन सी जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल जो है उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई। अशफाकुल्ला खान है, उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई, यूपी में। ठीक है, फांसी दी गई। फिर रोशन सिंह जो है उन्हें 19 दिसंबर नैनी इलाहाबाद की जेल में फांसी दी गई। राजेंद्र लहेरी उन्हें 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दी गई। ठीक है, तो ऐसे ही करके अलग अलग जगह, और बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्हें लाइफ इम्प्रिजन कर दिया। बहुत सारे जो उम्र कैद दे के क्या है, जो वो है सेल्यूलर जेल है जिसे काला पानी की जेल बोला जाता है, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में, वहां भेज दिया। तो मतलब बहुत ही शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से ना, जो कि तुरंत खुफिया बन जाते थे ना, जाके अंग्रेजों को मुंह की जाके जानकारी दे दिया करते थे, उनकी वजह से सब बेकार हो गया, और हमारे अच्छे खासी जो चीज़ें हैं वो धरी की धरी रह गई। तो ये चीज़ याद रखनी है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, किस तरीके से उन्होंने, मैं बता नहीं सकता। ठीक है,
आपको कि क्या टाइम रहा होगा वो, ठीक है। हमारे लिए आज जो हम घर पे बैठ के खा रहे हैं ना आज़ादी, जो ये हमें मिली हुई आज़ादी जिसमें इजीली हम घर बैठ के खा पा रहे हैं, ये कितने लोगों ने अब इस आज़ादी के लिए जान दी, बट हम भूल गए सब, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये क्या था, एचआरए ने क्या किया, ठीक है। अब इसी बीच में जैसे ये चीज़ होती है, इसी बीच में इंडिया में एक कमीशन तैयार होता है आने के लिए, और उस कमीशन का नाम होता है साइमन कमीशन। 1928 में इंडिया में आता है। अभी साइमन कमीशन क्या है तो मैं आपको बता देता हूं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड अ प्रोविजन फॉर रिव्यू अ कमेटी ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स। हमने पढ़ा था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ रहे थे कि 10 साल बाद इस एक्ट को रिव्यू करना है, ठीक है, देखना है। तो यहां पर यही बात आती है कि जब ये 1919 में जब एक्ट बना था तो उसको 10 साल बाद रिव्यू कर रहा था। 10 साल बाद, 10 साल कब होने वाले थे, 1929 में, 1929 में। बट इंडिया में इतनी उथल पुथल हो रही थी, इतने आंदोलन हो रहे थे कि अंग्रेजों ने समय से 2 साल पहले ही, ठीक है, 1927 में ही ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने क्या है कमीशन बना दिया, टाइम से 2 साल पहले ही। और 1928 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1928 में ये इंडिया में पहुंचा। अब ये साइमन कमीशन क्या है, तो ये भारत का संविधान जो 1919 का था उसकी एप्लीकेशन, उसके जो ड्रॉबैक हैं उसको स्टडी करने के लिए बना। तो इसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बोलते हैं। संविधान का जो कमीशन का नाम तो था संवैधानिक कमीशन ऑफ भारत, भारत का संवैधानिक कमीशन, जिसका अध्यक्ष जो था वो सर जॉन साइमन था, जिसकी वजह से, उस हेड की वजह से इसको साइमन कमीशन का नाम दिया गया, ठीक है, जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट 1927 में डेवलप किया था, तैयार किया था। इट वॉज पॉपुलरली नोन एज द साइमन कमीशन बिकॉज द चेयरमैन वॉज सर जॉन साइमन। इसका चेयरमैन जो है सर जॉन साइमन था, इसकी वजह से इसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। अब यहीं पर ही बात आती है, इसे व्हाइट मैंस कमीशन भी बोला गया क्योंकि इसमें सात मेंबर थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। वो मेंबर आप देख सकते हो, सर जॉन साइमन जो कि इसका चेयरमैन है, क्लीमेंट एटली जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ठीक है, हैरी लेवी लॉसन, फिर एडवर्ड कैडोगन, ठीक है, वर्नन हार्टसोर्न, जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड हावर्ड, ठीक है, ये सारे के साथ 7 मेंबर हैं। ये जब इंडिया में आए तो इंडिया में सबसे पहले बॉम्बे पहुंचे 4 फरवरी 1928 को। और जैसे ही लोगों को ये पता चला कि हमारे देश का संविधान लिखवाने के लिए आ रहे हैं, और भाई साहब हमारे देश का संविधान लिखने के लिए लोग आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, सातों के सातों इंग्लैंड से हैं, और हमसे पूछा ही नहीं जा रहा। आप सोच रहे हो मेरे घर के लिए रूल बनने हैं और मुझसे ही पूछा नहीं जा रहा, मेरे घर के लिए रूल्स बनाने के लिए पड़ोसी साथ आगे वो रूल बनाएंगे। क्या मजाक चल रहा है यार। जब ये सब चीजें हुई तो यहाँ पे पूरे देश में साइमन कमीशन का क्या है, मतलब वो उसके वापस जाने के लिए नारे लगने लग गए, आंदोलन होने लगे। यहाँ पे देख रहे हो नारा लगा साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अलग अलग जगह पूरे देश में साइमन कमीशन के विरोध में क्या है मतलब आंदोलन होने लगे। सो इंडियंस बॉयकॉट बाय शोइंग ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन साइमन गो बैक। काले झंडे दिखा दिखा के हमने इसका क्या विरोध किया कि हमें नहीं चाहिए, तुम यहाँ वापस जाओ, हमें हमारे इंडियन मेंबर्स के साथ चाहिए। बट ऐसा कुछ सुना नहीं, और भाई साहब अलग अलग जगह आंदोलन इसका विरोध में हो रहा है। ऐसे ही एक आंदोलन जो है लाहौर में हो रहा था, ठीक है। जब साइमन कमीशन लाहौर जाएगा, पाकिस्तान रीजन में पड़ता है, अभी सब तो पहले इंडिया में ही था, तो वहां पे जब ये साइमन कमीशन जाता है तो वहां पर भी विरोध होता है, और वहां पे हमारे लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वही है लाहौर प्रोटेस्ट एंड डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो उस समय लाहौर का एएसपी था जेपी सैंडर्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, उस समय लाहौर का एएसपी था जेपी सैंडर्स। और 30 अक्टूबर 1920 साइमन कमीशन रीच्ड एट लाहौर। साइमन कमीशन लाहौर रीजन में स्टडी करने के लिए, वहां पे किस तरीके से चीजें चल रही हैं, वहां पे पहुंचा, और वहां पर आंदोलन हो रहा था साइमन के खिलाफ, साइमन कमीशन के खिलाफ, कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। तो वो जो आंदोलन लाहौर में हो रहा था, वहां पे प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे थे वो लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है, जिन्हें पंजाब केसरी या हिंद केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब वहां पे इसी तरीके से आप देख पा रहे हो आंदोलन हो रहा था, ठीक है। तो लोकल पुलिस फोर्स बीटिंग प्रोटेस्टर्स विद देयर लाठीज। अब वो जेपी सैंडर्स जो था ना वहां का, उसने ऑर्डर दे दिए कि भीड़ पर लाठी बरसाने के, और भीड़ पर लाठी बरसाने के ऑर्डर दे दिया। अब समझ रहे हो भाई, अपने अधिकार के लिए आदमी खड़े होकर नहीं लड़ पा रहा है, वहां पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। हमारा देश है, हमारे देश के लिए संविधान लिखा जाना है, कानून बनना है, और हमसे ही पूछा नहीं जा रहा यार, और हम कुछ बोल रहे हैं तो लाठियां बरसाई जा रही है। ड्यू टू दैट लाला लाजपत राय वॉज वेरी बैडली इंजर्ड एंड लेटर डाइड ऑन 18 नवंबर 1928। और इसी की वजह से क्या हो जाता है, हमारे लाला लाजपत राय जी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं उसी लाठीचार्ज में, और 1928 में 18 नवंबर को वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अब
मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही दुख वाला दिन था वो, ठीक है। और उसके बाद यही चीज़ है ना, अब गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि पंजाब से ही भगत सिंह भी थे और उन्हें ये चीज़ गुस्सा आती है और वो एक नई संस्था की स्थापना करते हैं, जो HRA थी उसका नया रूप HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसका नए रूप में ये पार्टी बनाते हैं। कहाँ पे? फिरोजशाह कोटला दिल्ली में ये पार्टी बनाई जाती है, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी संस्था बनाई जाती है, किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और मैनी अदर्स के द्वारा, मतलब काफ़ी लोगों द्वारा ये दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में नया रूप दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब ये सबसे पहली जो घटना को अंजाम देते हैं ना, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया उस घटना को 17 दिसंबर 1928 को, कि हमने देखा था कि लाला लाजपत राय जी की जो डेथ हुई थी ना, वो जेपी सैंडर्स के ऑर्डर्स की वजह से हुई थी। तो यहाँ पे इस संस्था ने सबसे पहले उसी घटना को अंजाम दिया कि फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ऑफ HSRA वाज द मर्डर ऑफ जेपी सैंडर, ASP ऑफ लाहौर पुलिस। इन्होंने सबसे पहले उसी का ही मर्डर किया, उसकी हत्या करी। सैंडर्स वॉज किल्ड एट लाहौर रेलवे स्टेशन बाय भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। जेपी सैंडर्स की हत्या करी, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने वहीं पर ही, ठीक है। अब बाद में क्या होगा यहाँ पर, अभी ये याद रखना, मैं बताऊंगा कि जतिन दास वॉज द फर्स्ट मार्टरी ऑन 64th डे ऑफ हिज फास्ट। ये याद रखना कि जेल में 64वें दिन जो पहले शहीद होते हैं वो जतिन दास होते हैं। अभी क्या है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये चीज़ हो गई और ये यहाँ से मार के चले गए। तो जब लाला लाजपत राय जी को लाठियाँ पड़ रही थी ना, ठीक है, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, तब उन्होंने कहा था कि आज तुम्हारा वक्त है, मार लो जितनी लाठियाँ तुमने मारनी है मेरे को, लेकिन तुम्हें एक एक लाठी का क्या हिसाब देना पड़ेगा। और वही भगत सिंह और इन लोगों ने क्या किया, जब उस जेपी सैंडर्स की लाहौर रेलवे स्टेशन पर हत्या करी, तो वही चीज़, उनकी जो बात थी वो सच हो गई कि उन्होंने बदला लिया, मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखनी है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो एक और घटना को जो अंजाम देते हैं वो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस, 8 अप्रैल 1929 को। अब क्या है, इतनी चीज़ें हो रही है, ठीक है, जेपी सैंडर्स मार दिया और चीज़ें हो रही है, लेकिन लोग जो है ना सेल्फिश हैं, देश के लोग हैं ना वो सेल्फिश हैं, वो इकट्ठे ही नहीं हो रहे, आ ही नहीं रहे साथ में। 10, 20, 50 लोग, 100, 500 बस ठीक है, इससे ज़्यादा लोग ही नहीं इकट्ठे हो रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, बस अपने अपने में लगे हुए हैं, ठीक है। और अंग्रेजी हुकूमत लोगों को मारने में लगी हुई है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी भी रोजी रोटी चल रही है भाई, पार्लियामेंट में बैठ के देश को चला ही रही है। यही बात है ना, इन लोगों को खटक रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए, ठीक है, कि मतलब पूरी दुनिया में जिसका तहलका हो, ठीक है। तो वो था उस समय का संसद। जैसे आज का संसद है, तो संसद पे अगर कोई घटना हो जाए तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। वैसे ही उस समय का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो पार्लियामेंट था, जो आज का पार्लियामेंट है दिल्ली में, उसका पुराना नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, केंद्रीय विधानसभा था, ठीक है। तो वहां पे 8 अप्रैल 1929 को उसमें इन्होंने बॉम्ब फेंका, ठीक है। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, 3 बॉम्ब, 2 कच्चे बॉम्ब फेंके इन्होंने। जब वो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जब वो वहां पर क्या हो रहा था, डिस्कशन चल रहा था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जब इन दोनों पे डिस्कशन चल रहा था, तभी वो वहां पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और घुस गए। और जैसे करके इधर कुछ लोग बैठे हुए थे, इधर वहां बैठे हुए थे, तो बीच में बॉम्ब फेंके, और बीच में बॉम्ब फेंका और वहां पर एकदम से आवाज हुई और धुआं निकला, और वहीं पर ही बोलने लगे कि बहरों को सुनाने के लिए इंकलाब जिंदाबाद, बहरों को सुनाने के लिए इंकलाब जिंदाबाद, और ऐसे करके ये नारे लगाने लगे। अब उन्हें क्या किया, तो उनको पूछा गया कि भाई ये क्या है, कोई तो मरा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने मारने के लिए बॉम्ब नहीं फेंके, आर मोटिव वॉज नॉट टू किल और इंजर पीपल, हमारा मोटिव जो है किसी को मारने का नहीं था, बट टू मेक द डीफ हियर, ठीक है। जो बहरे हैं ना उनको सुनाने के लिए हमारा ये मोटिव था। जो यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, ये पूरा देश यहाँ पे मर रहा है, अंग्रेजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, संसद में बैठ के अपने मजे ले रहे हैं, पूरे देश में लोग विद्रोह कर रहे हैं, भाई हमारा देश है, यहाँ से छोड़ के भागो, ठीक है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि पूरा देश तुम्हारे खिलाफ खड़ा होकर आंदोलन कर रहा है, तो यही चीज हम सुनाने के लिए, क्योंकि दूर से तो तुम्हें सुनाई दे नहीं रही थी, तो इसलिए संसद में आके तुम्हारे कान पे बॉम्ब फेंक दिया, आप तो कम से कम सुन लो। और वहीं पर ही नारे लगाने लगे इंकलाब जिंदाबाद। और मजेदार बात यह थी कि भागे नहीं, वहां से चाहते तो भाग सकते थे मगर भागे नहीं, वो वहां पे गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए, और अरेस्ट होके जेल में गए। अब क्योंकि वो ये मैसेज देना चाहते थे कि कुछ है ना, ज्यादा ज्ञानी जो लोग थे ना उस टाइम पे, उनको लग रहा था कि ये आतंकवादी वाले काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो मतलब भाग जाएंगे ऐसे करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, इसीलिए वो गिरफ्तार हुए। और जब वो गिरफ्तार होकर जेल में चले गए, तो जेल में भी जब उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें देखी, तो वहां पर भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया और भूख हड़ताल पर बैठने लग गए।
बस पानी पी रहे हैं और बोले कुछ नहीं खा रहे, और ये रिजल्ट रहा वहां पर कि जैसे ही वो भूख हड़ताल पर बैठे तो उनको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डाला जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, बट नहीं। और ऐसे ही करते करते जब वो आंदोलन जेल में कर रहे तो 64वें दिन पहले जो शहीद हुए, मार्टियर हुए, वो थे जतिन दास, जिनकी अभी हम बात करिए। तो ये चीज़ याद रखना। बाद में क्या हो जाता है कि ये सब केसेस चलते रहते हैं इनके ऊपर, लास्ट में इस केस के लिए जो बॉम्ब फेंकने के लिए कितना साल 2 साल की जेल हो जाती, ज़्यादा ज़्यादा, कोई मरा तो था नहीं। मगर बाद में क्या होगा कि मैं अभी बता देता हूँ, बाद में जब पढ़ेंगे तब बात आएगी कि जो पहले जो केस हुआ था ना, ये वाला केस नहीं, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो केस था, ठीक है, जिसमें उसको जेपी सैंडर्स को मारा था, ठीक है, और हत्या करी थी, तो भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हैं तीनों को, जो पीछे वाला जेपी सैंडर्स की हत्या वाला जो केस चल रहा था उसके लिए इन्हें क्या है, फांसी दे जाती है 23 मार्च 1931 को, ठीक है, लाहौर सेंट्रल जेल में जेपी सैंडर्स की हत्या की। अब क्या हो जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं कि ये हो जाता वो हो जाता, बट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बस ये याद रखो कि उन्होंने बस एक चीज़ बोली थी कि अगर हमारी मौत से एक देश का नागरिक जाग के देश के लिए खड़ा हो सकता है तो हमें अपनी खुशी खुशी अपनी मौत स्वीकार है। और ऐसे करके यहाँ पे खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। अब पता है जो फांसी थी ना वो 24 मार्च 1931 को शेड्यूल थी, मगर क्योंकि देश में उन्हें डर था, अंग्रेज डरे हुए थे कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसीलिए टाइम से एक दिन पहले ही, मतलब 11 घंटे पहले ही करीब करीब फांसी दे दी उनको 23 मार्च को 1931 को ही, और खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। ठीक है, तो ये थे हमारे रेवोल्यूशनरी, ठीक है, एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर, जितनी रिस्पेक्ट मैं बता नहीं सकता। ठीक है, लोग इनको उल्टा सीधा बोलते होंगे, कुछ बोलते होंगे, लेकिन जो अपनी मौत पे खेल जाए ना खुशी खुशी, उससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।